हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। मॉड्यूल नंबर 15 पे आ चुके हैं हम लोग और आज हम लोग को पढ़ना है कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। सो मोटे तौर पे आप सब लोग जानते हो कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। बेटा, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वेपर स्टेट का, गैसियस स्टेट का किस स्टेट में बदलना बेटा? लिक्विड स्टेट में बदलना। ठीक है ना? मतलब एक तरीके से ये जो है गैसियस स्टेट का लिक्विड स्टेट में बदलना कहलाता है कंडेंसेशन। एंड फ्रीजिंग के बारे में भी आप जानते हैं, लिक्विड का किस स्टेट में बदलना? सॉलिड स्टेट में। लिक्विड का किस में बदलना? सॉलिड स्टेट में। बच्चों, मैंने आपको एक चीज बार बार बताई है और अभी भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा चीज? वो ये है कि जितने भी स्टेट कन्वर्जन होते हैं बच्चों, उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है? जीरो। मतलब ये जितने भी चीजें हैं स्टेट कन्वर्जन, ये बेटा फिक्स टेम्परेचर पे होती हैं। किस टेम्परेचर पे होती हैं? हाँ, मतलब इनमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इनमें टेम्परेचर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे कि हमने पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था हमने? मेल्टिंग। क्या पढ़ाई थी? मेल्टिंग। याद है आप लोगों को? हमने मेल्टिंग पढ़ाई थी। तो मैंने कहा था बेटा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस, बोलो हाँ या ना? ये किस में बदलता है बच्चों? ये वाटर में बदलता है और वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है। समझ गए ना? तो मतलब यहाँ पे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर स्टेट बदली है। और सवाल उठता है, क्या हीट देनी पड़ी होगी? बेशक हीट तो देनी पड़ी होगी आपको। यहाँ पे आपको हीट देनी पड़ी होगी। तो सर ये हीट कहाँ चली गई जिसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया? ये बेटा जो हीट होती है ना, इनके इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है? इनको मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाने का। समझ गए ना? ये दो प्रकार की हीट होती है बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने वाली, जो टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट होती है ना, वो एक्चुअली वाइब्रेशन करना बढ़ाती है। क्योंकि जो भी आप चीजों का टेम्परेचर देखते हो वो एक्चुअली वाइब्रेशन के कारण मिलता है। चीजों का टेम्परेचर जो बढ़ता है किसके कारण? वाइब्रेशन। तो आप अगर हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब वाइब्रेशन बढ़ रहा है। समझ में आया? तो आपको टेम्परेचर बढ़ता दिखेगा। बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो हीट आप दोगे, जिसको आप बोलोगे लेटेंट, लेटेंट मतलब लास्ट क्लास में बताया था, छिपी हुई हीट। तो ये जो लेटेंट हीट है बेटा, इसका यूज वाइब्रेशन बढ़ाने में नहीं होगा। इसका यूज क्या होगा? जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, पहले बहुत पास पास में थे, फिर इनको ये जो हीट दी गई, इसने क्या कर दिया? इनको बहुत दूर दूर कर दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो हीट होती है, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। एंड अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर आप इसको वेपराइज करते हो तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। अगर आप इसको फ्रीज करते हो तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोलते हैं। समझ गए? और अगर आप इसको मेल्ट करते हो तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं। चलिए खैर। सो व्हाट इज कंडेंसेशन? गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग, बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आपने देखा होगा आपके घर में तपेली में पानी वानी वगैरह गर्म किया जाता है और ऊपर इसके एक कोल्ड आप रख दो प्लेट। क्या रख दो? प्लेट। तो बेटा कंपेरेटिवली यहाँ पे एक प्लेट ठंडी रहती है, तो यहाँ से वेपर उठती है और जा करके इसमें डिपॉजिट हो जाती है। थोड़े समय के बाद ही ये वेपर जो होती है किसमें बदल जाती है? पानी में। किसमें बदल जाती है? पानी में। यस और नो? तो आप देखते होंगे चाय बन रही होती है तो ऊपर से भी कुछ आपने ढक दिया है, तो उसमें क्या छप जाता है आपके? पानी पानी पानी। यस और नो? सो दिस द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस, है ना? गैस में कोई भी गैस बेटा, और कॉमनली बात करें हमारी लाइफ में तो वेपर, है ना, टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यस, ये देखिए। हाँ, अच्छा, ये क्या कंडेंसेशन है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली कंडेंसेशन है। यहाँ से देखिए वाटर साइकिल से पानी जाएगा। ओके। थोड़ा सा पानी पहले तो एक तो डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरा बेटा ट्रांसपीरेशन से भी जाता है, आपको पता होगा ट्रांसपीरेट करते हैं पौधे। सन ने क्या करा? इनको इवेपोरेट किया, जा करके कहाँ चला गया? क्लाउड्स बना लिए। क्लाउड्स फिर हवा की वजह से, है ना, ठंडी हवा जैसी क्लाउड्स पर पड़ती है तो क्लाउड जो होते हैं क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। सॉरी, मेल्ट नहीं, कंडेंसेशन हो जाता है इनका। तो क्लाउड गैसियस फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं बच्चों? गैसियस फॉर्म में रहते हैं। और जैसे ही इनको कोल्ड एयर मिलती है, जैसे ही इनको ठंडी एयर मिलती है, क्या हो जाते हैं? बरस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बरस जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक बार फिर से पानी बरस करके वापस वाटर बॉडी में चला गया। तो इस तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग में आपको बताया था मैंने, बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड टू गैस। और कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड। सो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। ये देखो बच्चों कितनी प्यारी स्टीम है, यहाँ से निकल करके स्टीम क्या हो रही है बेटा? जा रही है ना? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है। क्या हो रही है बच्चों?
बॉइलिंग हो रही है। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस देखो। हाँ, रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो गई स्टीम, तो इसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। चलिए डायग्राम मुझे समझाने के लिए इसको चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ, देखते हैं फिर इसके बाद डायग्राम। तो ये देख लिया था हमने ना। वैसे आप जानते हैं ये वही डायग्राम है जो अभी हमने देखा, कि लेक्स एंड स्ट्रीम से ग्राउंड वाटर आ गया, फिर यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुआ, एवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर की फॉर्म में जाकर के वो बन गया, क्लाउड्स बन गए। और क्लाउड्स में क्या होते हैं, फिर जैसे ही ठंडी हवा चली इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका, रेन एंड स्नो प्रेसिपिटेशन, देन इसके बाद ये पानी बरस जाएगा, ठीक है ना। इन द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू द एवेपोरेशन rise high up, the temperature is low, so the vapor condenses to liquid and forms clouds. समझ में आ गया। इस तरीके से क्या बनते हैं, बादल बन जाते हैं। फिर से पढ़ूंगा। इन द प्रोसेस वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू द एवेपोरेशन, सबसे पहले जाकर के वाटर वेपर आ गई इकट्ठे। वाटर वेपर को मतलब समझ लो बच्चों, सफेद बादल। कौन से बादल, सफेद बादल। ये वाटर वेपर जाकर के इकट्ठा हो गई, ठीक है ना। वाटर वेपर, अब वाटर वेपर कंडेंस होंगी। वाटर वेपर क्या होगी, कंडेंस होंगी, मगर उसके पहले बच्चों ये प्रेसिपिटेट होंगी। क्या होंगी, प्रेसिपिटेट मतलब गाढ़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, गाढ़े। तो जैसे ही सफेद बादल बेटा गाढ़ा हो जाता है तो काला बादल बन जाता है, वो ब्लैक क्लाउड, बहुत खतरनाक दिखते हैं जो आप लोग आसमान में देखते होगे, बारिश वाले बादल, ठीक है ना। सो वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू द एवेपोरेशन राइजेस हाई अप। ओके, ये क्या करते हैं, ये ज्यादा ऊपर उठते जाते हैं। और ज्यादा बेटा ऊपर आप जाओगे, समझ गए ना, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। राइजेस हाई अप, द टेम्परेचर इज लो, सो वेपर कंडेंसेस टू लिक्विड। तो ये जो वेपर होती है यहाँ पे, ये लो टेम्परेचर में किस में कंडेंस हो जाती है, लिक्विड में, एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, है ना, कंडेंस हो जाएगी लिक्विड में, और ये पानी वाले बादल बन जाएंगे। देन उसके बाद दीज आर कॉल्ड क्लाउड्स, दीज आर कॉल्ड क्लाउड। समझ में आ गया, यस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रीजिंग। सो व्हाट इज फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, लिखना चाहिए मेरी तरफ से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों समझ में आया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इट कॉल्ड फ्रीजिंग। लाइक बच्चों अगर आप फ्रीज करते हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर जो होती है, 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर किस में बदलती है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, कि अगर आप वाटर को आइस में बदल रहे हो, अगर आप वाटर को आइस में बदल रहे हो, तो आप बताओ, जैसे आपने वाटर से आइस को बदला, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये वाटर है, ये आइस बन गई, समझ गए ना। तो वाटर से अगर आपने आइस में बदला, तो आपने हीट दी या हीट ली, बिल्कुल सही, आपने हीट ली। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये फ्रीजिंग है, तो आपको हीट लेना पड़ेगा, मतलब पानी से उल्टा हीट खींचना पड़ेगा। मतलब फ्रिज कमाल की डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रिज की। तो फ्रिज जिन चीजों को ठंडा करता है, एक्चुअली उन्हें हीट देता नहीं है, उनसे हीट क्या करता है, ले लेता है, उनसे हीट क्या कर लेता है, ले लेता है। समझ में आ गया। तो याद रखना कि हीट लेने से कोई बॉडी ठंडी होती है, और हीट लेने से कोई बॉडी क्या होती है, गर्म होती है। समझ में आ गया। हीट लेने से कोई बॉडी ठंड होती है, और हीट देने से कोई बॉडी क्या होती है, गर्म होती है। क्लियर हो गया। अगर कोई बॉडी गर्म हो रही, इसका मतलब उसे हीट दिया गया होगा, और कोई बॉडी अगर ठंडी हो रही, मतलब उससे हीट कंटिन्यूअसली लिया जा रही है। समझ में आ गया बच्चों, यस। सो फ्रीजिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। ऑब्वियसली बच्चों मैंने मेल्टिंग में बताया था कि मेल्टिंग में अगर आपके पास आइस है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे है, बोलो यस और नो। अगर आप इसको हीट दे दोगे, क्या दे दोगे, हीट, तो ये मेल्ट होकर के वाटर में बदल जाएगा। अगर आइस की बात करें, तो आपको हीट देना पड़ेगा, और जो हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया। सो ये हो गया। नाउ बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट करना, समझ गए। ये आपके पास देखिए एक वेसल है, इसमें क्रश्ड आइस आपने भर दी है, देखिए, और क्रश्ड आइस भरने के बाद आपने टेम्परेचर मेजर किया, और टेम्परेचर आ गया, नोट द टेम्परेचर ऑफ द आइस, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आइस जो है कितने सेल्सियस वाली है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब आप थर्मोमीटर डाले रहिए, डाले रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोमीटर आप डाले रहिए और हीट देते जाइए। हीट दे रहे हैं आप, हीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, देखो नीचे आग जल रही है, हीट दे रहे हो, क्या थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ रही है कि घट रही है। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बढ़ रही है। नाउ हीट ऑफ द आइस जेंटली यूजिंग द स्मॉल फ्लेम ऑफ द बर्नर। ओके, हम्म, आप देखिए, एज लॉन्ग एज देयर रिमेन्स इवन अ लिटिल आइस इन द बीकर देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। जब तक पूरी की पूरी आइस घुल नहीं जाती, तब तक किसी भी प्रकार का टेम्परेचर राइज
नहीं होता, मतलब पहले भी जीरो था और इतनी सारी आइस घुलने के बाद भी कितने डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बेटा, स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो इतना आइस घुलने के बाद जब तक पूरी आइस नहीं घुल जाती तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। द हीट विच इज गोइंग इन टू द आइस बट नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट of ice from solid to liquid, that is water. This is known as latent heat of fusion of ice. This latent heat of fusion of ice melting is the quantity of heat joules required to convert 1 kilogram of the solid at its melting point to liquid without any change in temperature. ये मैंने पढ़ा दिया था, आई थिंक सो, है ना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है बेटा 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये सब कुछ हमने आई थिंक कर लिया था। यस, ये भी बता दिया था मैंने आपको, राइट। ओके, अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो बच्चों वेपोराइजेशन मतलब आपको वेपोराइज करना है। तो आपने क्या किया बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे पानी ले लिया और आपने पानी का टेम्परेचर मेजर करा। यस, तो सस्पेंड अ थर्मोमीटर इनटू इट, हीट दिस हीट दिस वाटर यूजिंग अ बर्नर। अब आपने इसको बर्नर से जलाना शुरू किया। नोटिस इट्स टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट, इसका टेम्परेचर आप हर मिनट में देखते जाओ, है ना, और इसको स्टिर करते जाओ। एज द टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली अंटिल 100 डिग्री सेल्सियस इज रीच्ड। हाँ, अब देखो भैया, अब ये मतलब एक्चुअली क्या था कि ये शुरुआत में एक नॉर्मल वाटर था, है ना, मतलब हमारे घर का पानी था, लाइक जिसका टेम्परेचर होता है 30-40 समथिंग, है ना। फिर आपने इसको गर्म करा तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी चला गया और ये उबलना शुरू हो गया। समझ गए? तो अभी तक क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर अभी तक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। अब आप थर्मोमीटर में देखेंगे तो 100 के आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। एज द हीट सप्लाइड इज कंटिन्यूड देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ द वाटर। अब कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। द थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब थर्मोमीटर की रीडिंग जो है आपकी 100 डिग्री रहेगी, चाहे आप कितनी जोर की आग लगा दो। समझ गए? क्योंकि अब स्टेट कन्वर्जन होना शुरू हो चुका है और जब तक पूरा स्टेट कन्वर्जन नहीं हो जाएगा तब तक आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? The particle of the water attract one another with certain forces. These forces of attraction hold the water particle together in the liquid state. क्या होता है बच्चों, जैसे ये टेम्परेचर, ये H और H2O दो मॉलिक्यूल है वाटर की, एक ये है और एक ये है। दोनों एक दूसरे को क्या रहते हैं बेटा, एक दूसरे को टाइटली पकड़े रहते हैं। बोलो ये सोनू। हाँ, अब इनको तोड़ना होता है बेटा, इनको तोड़ने के लिए आपको देनी पड़ेगी लेटेंट हीट। क्या देनी पड़ेगी? लेटेंट हीट। और ये थोड़े दूर में चले जाएंगे और जैसे ही बेटा थोड़े दूर में जाएंगे इनकी दूरी इतनी आ जाएगी कि ये गैस के क्राइटेरिया में चले जाएंगे। किसकी दूरी इतनी जाएगी, किसके क्राइटेरिया में चले जाएंगे, गैस बनने को। जैसे ही गैस बनेगी दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। These forces of attraction hold the water particle together in the liquid state. The heat supplied to the water during the boiling is used to overcome forces of attraction between the vertical water particles so that they become free and change into a gas. समझ गए? ये क्या करता है, जो हीट आप दे रहे हो ये वो हीट होती है जो इनके पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन को कम करती है और इनको एक इनकरेज करती है कि जाओ गैस में कन्वर्ट हो जाओ, जाओ गैस में कन्वर्ट हो जाए। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि लेटेंट हीट का काम होता है बॉन्ड को ब्रेक करना, दूर करना। समझ गया ना? उसका काम किसी को टेम्परेचर से हीट एक्साइट करना नहीं होता है, इसलिए लेटेंट हीट्स की वजह से किसी की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ठीक ना? तो कह रहा है कि दिस लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर पार्टिकल। और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, इनफैक्ट मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, यही तो हम चाहते थे कि टेम्परेचर ना बढ़े। समझ में आ गया? हाँ। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द वाटर पार्टिकल टुगेदर इन द लिक्विड स्टेट। सबसे पहले शुरुआत में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में वाटर पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, बट जैसे ही आप इसको लेटेंट हीट देते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। वो लेटेंट हीट पा करके दोनों मॉलिक्यूल वाटर के दूर दूर हो जाएंगे और जैसे ही वो एक सुटेबल रेंज में आएंगे वो क्या बन जाएंगे, गैस। क्या बन जाएंगे, गैस। ऐसा बच्चों सबके साथ है। अब बात आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of the liquid at its boiling point to vapor or a gas without any change in temperature। मतलब फिक्स टेम्परेचर पर जितनी हीट की जरूरत होती है
1 किलोग्राम वाटर के लिए उस वाटर को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वाटर। चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों मेनली आपने क्या देखा, आपने देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वहां क्या होता था बच्चों, वहां पे ये हुआ करता था कि आपके पास में 1 किलोग्राम ऑफ क्या होती थी, आइस होती थी, या 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड होता था, ठीक ना। देखो अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों की बात कर लें। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता था बेटा, 1 kg आइस होती थी या 1 kg सॉलिड होती थी, और आप इसको किसमें बदलते थे, 1 kg लिक्विड में, और जो हीट चाहिए पड़ती थी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम लिक्विड है और आपको इसको बदलना है 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम में और गैस। बोलो क्लियर हुआ। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम सॉलिड में बदलने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी के लिए, और उनके उनके जिनके जो भी टेम्परेचर होंगे बॉइलिंग पॉइंट, उनमें जिस हीट की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हुआ। चलिए, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक ना, वाटर की। हाँ, मतलब 1 किलोग्राम को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 22.5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। 1 किलोग्राम को 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। इसके पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बताई थी, है ना, कि हाँ 3.34 इंटू 10 की पावर 5 फ्यूजन की लेटेंट हीट की बात करें, सो 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। तो यदि यहीं से कंपेयर किया जाए बच्चों, तो 1 किलो मतलब प्रति किलो के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम है। समझ में आ गया ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट। अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, तो अगर केल्विन में बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। Latent heat of vaporization. The burns caused by the steam are much more severe than by those caused by boiling water. कह रहा है कि भाप से जला हुआ इंसान कई गुना ज्यादा खतरनाक जलता है ना, बशर्ते वो पानी से जले। मतलब पानी से जलने वाले की तुलना में भाप से जलने वाला बहुत बुरा जलता है। क्यों? सिंपल लॉजिक है बच्चों, देखो एक्चुअली आपके पास अगर आपको भाप से जलाना था तो पहले आपके पास आइस था, आइस से किस में गए होगे बच्चों, वाटर में। किससे गए होगे, और वाटर से फिर लेटेंट हीट लगी होगी। समझ गए ना, पहले तो आप वाटर गए होगे, वाटर में गए तो भी लेटेंट हीट लगी, और फिर वाटर से किस में गए हो, स्टीम में गए हो। किस में गए हो, तो क्या लगी है, लेटेंट हीट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब आप गर्म पानी से जलते हो तो केवल एक बार ही लेटेंट हीट काम में आती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया। बट जब लेटेंट हीट ऑफ सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब आप पानी से जलते हो सो केवल एक प्रकार की लेटेंट हीट। बट मगर जब आप भाप से जलते हो तो बच्चों दो स्टेट चेंज होते हैं। एक होता है आइस से लेके लिक्विड, आइस से लेके वाटर, जिसमें कि आप एनर्जी देते होगे, एंड सेकेंड वाटर टू वेपर। क्लियर हो गया। द बर्न कॉज बाई स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दैट कॉज बाई द कूलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर। वाई? Both of them are at 100 degrees Celsius, but water changes into steam, absorbs latent heat, है ना। दोनों ही 100 बोथ ऑफ देम आर एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो चाहे आप उबलते पानी की बात करो, समझ गए ना, खौलता पानी भी कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और बेटा स्टेट चेंज होकर के जो स्टीम बनती है वो भी कितने पे होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो खौलता पानी भी 100 पे होता है, खौलता और स्टीम भी 100 पे होती है। बट केवल इसके अंदर फर्क क्या होता है, क्योंकि बेटा इसको हम देते हैं ऐसा कन्वर्ट करने के लिए हम क्या देते हैं इसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बोलो यस की नो। तो इसको देने के लिए हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट। स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बाय बॉइलिंग वाटर। क्लियर, कोई समस्या।
चलिए, तो ये लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ देम 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों 100 पे थे, मगर वाटर जो होगा स्टीम में चेंज करने के लिए काफी सारी लेटेंट हीट ले चुका होता है, समझ गए ना? इसलिए स्टीम उस लेटेंट हीट को लेके और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉडल नंबर 17, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट की। द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज विद द प्रेशर व्हेन प्रेशर चेंजेस। देखिए, अब चेंज ऑफ स्टेट देखते हैं। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, मतलब गैस को आप जो है आराम से लिक्विड में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करिए, ओके, एंड लोअरिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कम करिए। देखिए इस तरह प्रकार से बच्चों ये होता है, ये पिस्टन है और नीचे क्या है? सिलेंडर है। पिस्टन और सिलेंडर, इसको मिला के पिस्टन सिलेंडर असेंबली कहते हैं। देन देखिए, अंदर क्या है? गैस के पार्टिकल हैं, सिलेंडर है, और ये क्या है? पिस्टन्स है। क्लियर हो गया? अब आपको दिख रहे होंगे कि गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, है ना? देयर इज नो देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, और इन गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत सारा क्या है? स्पेस है, ठीक ना? अब हम क्या करेंगे? देखिए, पिस्टन पुश्ड इन प्रेशर अप्लाइड, तो पिस्टन जो होता है प्रेशर बढ़ा देता है। पिस्टन क्या करता है? हाँ, प्रेशर के डायरेक्शन में हम पिस्टन को हमने मूव कर दिया और इसको प्रेशर में ला दिया। जैसे ही बेटा ये प्रेशर में आएगा तो जो इनके आम मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, क्लियर, तो पास पास में आ जाएंगे। पास पास में आ जाएंगे। देखिए, गैस पार्टिकल कम्स क्लोजर, क्लियर हो गया? और गैस पार्टिकल कम क्लोजर, तो पहले दूर दूर में जगह थी तो गैस बने हुए थे। अब जैसे ही एक मॉडरेट डिस्टेंस पे आएंगे तो क्या बन जाएंगे? वो लिक्विड। क्या बन जाएंगे? लिक्विड। व्हेन अप्लाइंग प्रेशर टू a liquefy gas, it is necessary to cool them to take away the heat produced during compression। ठीक है ना? कह रहा है कि अगर आप किसी भी गैस को बनाना चाह रहे हैं लिक्विड, है ना, अगर आप इफ अप्लाइंग वाइल अप्लाइंग प्रेशर टू लिक्विफाई गैस, जब भी आप गैस पे प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उसको कूल करने के लिए, क्लियर, तो हीट वो किसके वो क्या करता है? if it necessary to cool them to take away the heat produced during the compression। चलिए नेक्स्ट, if enough force is applied to the piston the gas is highly compressed। अगर आपने enough force लगा दिया, ठीक ठाक फोर्स लगा दिया, तो गैस क्या हो जाएगी? हाईली कंप्रेस हो जाएगी। अब देखिए इस तरीके से, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, इतनी कंप्रेस गैस हो चुकी है। कहाँ इतना सारा ऊपर की तरफ पिस्टन मूव कर रहा था तो कितना सारा गैप बन रहा था, देखिए था कि नहीं था? और अब इसको मूव करके आपने पार्टिकल्स को बीच बीच पास में ला दिया। द पार्टिकल्स ऑफ गैस गेट सो क्लोज टुगेदर दैट्स वाई स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब इतने ज्यादा पास में पार्टिकल ला दिए गए हैं कि क्या हो जाएगा? द पार्टिकल गेट्स सो क्लोज टुगेदर, मतलब इनके बीच की एंड पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई है ना? और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए हैं, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लिक्विड में। वो लोग क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अप्लाइंग प्रेशर एंड reducing temperature on liquefy gas। अब कह रहा है कि अगर प्रेशर को घटाएंगे और टेम्परेचर को भी रिड्यूस करेंगे तो बताइए क्या इफेक्ट होगा गैस पर? एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड के लेकर के, ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइज। ठीक है, मतलब बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑन कैन लिक्विफाई गैसेस। कह रहा है कि क्या आप अगर प्रेशर को रेड्यूस करोगे और टेम्परेचर को भी कम करोगे तो क्या गैस लिक्विफाई हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि भैया लिक्विफाई होने के लिए पार्टिकल का पास में आना चाहिए, और आप तो पार्टिकल को दूर करने में लगे हुए हो। इवन आप अप्लाइंग प्रेशर करोगे और बट हमने तो देखा ही नहीं। हमने इंक्रीजिंग प्रेशर समझ लिया, यहाँ तो अप्लाइंग प्रेशर है, तो ऑब्वियसली बच्चों अप्लाइंग प्रेशर अगर आप कर रहे हो, जैसे अप्लाई करोगे प्रेशर को और रेड्यूस करोगे टेम्परेचर को, तो लिक्विफाई कर सकता है। तो बिल्कुल आंसर हुआ यस। ओके, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाई करो और टेम्परेचर को क्या करो? डिक्रीज करो। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइज, बिल्कुल सही। दे आर स्टोर्ड इन हाई प्रेशर, इनको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली to gaseous state on decrease of pressure to 1 atm without coming into the
लिक्विड स्टेट। देखो भैया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसेस स्टेट, मतलब डायरेक्टली देखो बच्चों, ये सॉलिड है, अपने पास में ये आइस है, ओके। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये है तो CO2 ही। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली गैसेस स्टेट। अब यहाँ पर बेटा ये सॉलिड है और ये डायरेक्टली किस में बदल गया, गैस में। ऑन द डिक्रीज द प्रेशर टू 1 atm और टू 1 atm, ऑन डिक्रीज द प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना ये लिक्विड स्टेट में आए सीधे सीधे किस में बदल जाएगा, गैस में। किस में बदल जाएगा, हेंस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ये देखिए बेटा, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने शायद कहीं देखी हो। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ड्राई आइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन की। सो यू आर वेल अवेयर ऑफ सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, ओके, सॉलिड टू गैस, बिल्कुल सही बताया युवराज ने यहाँ पे। अगर आपके पास में कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसको आप गैस स्ट्रक्चर में लिख करके दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक ना। एग्जांपल ऑफ सब्लिमेटरी सबस्टांस, ऐसे सबस्टांस जो आप खुला रखोगे उड़ जाएंगे, खुला रखोगे तो उड़ जाएंगे, समझ में आया ना, मतलब सॉलिड से किस में चले जाते हैं, गैस में, है ना। तो डेफिनेटली ये उड़ जाएंगे, इसको हम कह सकते हैं। नंबर 1 अमोनियम क्लोराइड, ये जो है ये क्या है, सब्लिमेटरी सबस्टांस है। नंबर 2 एंथ्रासाइन। नंबर 3 अपने घर में देखा होगा कपूर, कपूर को खुला रख दो उड़ जाता है। नंबर 4 कपूर भी हो गया, कैम्फर भी हो गया। देन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई गैस का एग्जांपल, देन आयोडीन। समझ में आया, क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारे पास में। नेपथलीन बॉल्स आर केप्ट इन टॉयलेट्स, व्हाट इज द रीजन। चलिए क्या रीजन है, नेपथलीन बॉल्स आर सब्लिमेटरी सबस्टांसेस, सो इट changes to gaseous state and spreads its fragrance throughout the washroom, giving a pleasant aroma। aroma यानी कि खुशबू। इसलिए बेटा नेपथलीन बॉल डाली जाती है बाथरूम में, क्योंकि क्या होता है, ये सब्लिमेट होती है। क्या होती है, सब्लिमेट, मतलब सॉलिड से किस में बदलती है, गैस में, ठीक ना। नेक्स्ट अगला देखिए, सब्लिमेशन का ये एक्टिविटी है, आप इसको कर सकते हैं। हम्म देखिए सब्लिमेशन की एक्टिविटी है किस तरीके से। यहाँ पे एक चाइना डिश है, पाउडर, इसके अंदर पाउडर्ड अमोनियम क्लोराइड, मतलब अमोनियम क्लोराइड को पीस करके भरा हुआ है। आप इसकी जगह कपूर भी ले सकते हैं। तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड की जगह आपने कपूर ले लिया, एंड देन इसके बाद इसको बेटा गर्म कर दिया हमने, टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर फ्रॉम escaping इट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये यहाँ पे यहाँ पे ये रखा गया, कॉटन रखा गया है। क्या रखा गया है, कॉटन रखा गया। क्यों, क्योंकि इसकी जो वेपर है जो बनेगी, प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर बनेगी वो एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, वो कहीं बाहर ना चली जाए, इसके लिए। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो बच्चों, जैसे ही आप इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड को गर्म करोगे तो क्या होता जाएगा बेटा, सब्लिमेशन होता जाएगा, और ये पूरे इसमें, ये जो अपने पास कीप है यानी चुंगी जिसको बोलते हैं, उसमें जाके छप जाएगा। समझ में आया। अमोनियम क्लोराइड आर कलेक्ट इन द इनर साइड ऑफ द फनल, इसको फनल बोलते हैं यानी चुंगी, इन द फॉर्म ऑफ अ सब्लिमेट, इन द फॉर्म ऑफ अ सब्लिमेट, एंड कैन बी रिमूव्ड, और इसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। आप चाहें तो यहाँ से जैसे ही इसके अंदर ये आपका बन जाएगा, इसके ऊपर आपका अमोनियम क्लोराइड लग जाएगा, तो आप चाहेंगे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको खुरुच लेंगे आप तो ये अलग अलग हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम्म यहाँ पे ये सब डिपॉजिट हो चुका है, आप इसको खुरुच लीजिए तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब बात है एवेपोरेशन एंड फैक्टर इफेक्टिंग एवेपोरेशन। बेटा आपने बॉइलिंग पढ़ ली, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होती थी। अब बात है एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन क्या है, एवेपोरेशन है भाप का बनना। बॉइलिंग का मतलब होता है बच्चों हिंदी में उबलना, और एवेपोरेशन का मतलब होता है भाप का बनना। एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फ्रॉम फॉर्म एट एनी टेम्परेचर। तो याद रखना बेटा, जो बॉइलिंग होती है वो फिक्स टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, राइट। मगर बेटा इवेपोरेशन हर समय हो रहा था, इवन हमारी बॉडी अभी भी इवेपोरेट कर रही है। क्लियर हो गया, हमारी बॉडी से जो पसीना निकल करके बाहर उड़ रहा है। क्लियर हुआ। सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आइए देखिए इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है।
देखिए ये लिक्विड है और लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, बट बच्चों आपको पता है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने को हम लोग क्या बोलते थे? बॉइलिंग। क्या बोलते थे? बॉइलिंग। और बॉइलिंग जो होती थी फिक्स टेम्परेचर पे होती थी। क्या होती थी? फिक्स टेम्परेचर पे। बट इवेपोरेशन में फर्क है बेटा। एवेपोरेशन एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होगा, एवेपोरेशन एट ऑल टेम्परेचर, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होगा। एवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, मगर बॉइलिंग एक फिक्स पॉइंट पे होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इवन एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एयर प्रेशर। देखिए जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं भी यहाँ पे भी एवेपोरेट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी से पसीना निकल करके नॉर्मली एयर में जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये ऊपर के इसके मॉलिक्यूल हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऊपर के मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। और नीचे की एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होती है? डेंस होती है। मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम रूम टेम्परेचर। जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, हीट एनर्जी फ्रॉम द रूम टेम्परेचर। क्लियर? ये देखो, अब ये मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज ले करके, एनर्जी रिलीज ले करके क्या करते हैं? देखो एवेपोरेट हो रहे हैं, मतलब भाप में बन रहे हैं। ये देखो भाप में बन गए, और भाप में बन करके 4-5 चले गए, तो कुछ कम मॉलिक्यूल बने। बोलो बने कि नहीं बने? यस। एज सून एज द मॉलिक्यूल लीव द लिक्विड स्टेट वी सेड इज हैव एवेपोरेटेड। जब बेटा वो मॉलिक्यूल चला जाता है उस जार के बाहर, उसके आर पार के बाहर, तो हम कहते हैं कि क्या हो चुका है? ये एवेपोरेट हो चुका है। क्या हो चुका है? एवेपोरेट। चलिए, फैक्टर इफेक्टिंग द एवेपोरेशन। अब इफेक्टिंग एवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, नंबर 1 सरफेस एरिया। मोर द सरफेस एरिया मोर द एवेपोरेशन। इसके लिए एग्जांपल में मान लीजिए आपके पास कोई शर्ट है, ठीक है ना, अगर आपने उस शर्ट को फैला के डाला है, उस शर्ट को आपने कैसा डाला है? फैला के, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो बड़े आराम से सूख जाएगी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? बट यदि आपने उसकी गुड़ी मुड़ी बना के डाल दिया, मतलब सरफेस एरिया उसका क्या कर दिया? बहुत कम, बहुत क्या कर दिया है? कम, तो वो काफी देर में सूखेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हायर द टेम्परेचर हायर द एवेपोरेशन, ठीक है। ह्यूमिडिटी, हाँ जी, ह्यूमिडिटी फर्क डालती है, फैक्टर्स इफेक्ट इन द रेट ऑफ एवेपोरेशन। जिस दिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी उस दिन आपका एवेपोरेशन उतना तेज नहीं होगा। जैसे आज का क्लाइमेट, अभी राइट नाउ का क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड है। कैसा है? ह्यूमिड। तो कपड़े अच्छे से नहीं सूखेंगे, क्योंकि क्योंकि एवेपोरेशन अच्छे से नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? When the humidity of air is high, then the rate of evaporation is low, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, हाई है उसकी रेट, तो एवेपोरेशन क्या होगा? लो होगा। एंड वाटर एवेपोरेट्स वेरी स्लोली, और वाटर जो होगा बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली रिमूव होगा। क्लियर हुआ कि नहीं आया? युवराज, क्लियर कि नॉट क्लियर? व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, जब ह्यूमिडिटी लो हो जाएगी एयर की, देन द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज हाई। ह्यूमिडिटी लो है, मतलब ऑलरेडी वाटर भरा हुआ है। जब वाटर भरा हुआ है तो वाटर की भाप आसान से चेंज हो जाएगी, समझ गए ना, उड़ जाएगी। एंड वाटर एवेपोरेट्स मोर रेडियली, और जो वाटर होगा बड़े आराम से क्या हो जाएगा? एवेपोरेट हो जाएगा। मोर ह्यूमिडिटी लेस एवेपोरेशन, मैंने क्या बताया? मोर ह्यूमिडिटी लेस एवेपोरेशन। अब विंड स्पीड, बेटा जाहिर सी बात है कि अगर हवा चलेगी, व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीजेस द पार्टिकल ऑफ द वाटर मूव अवे, है ना, विद द विंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से विंड चलती है उस तरीके से वाटर वेपर भी जो वाटर वेपर होती हैं बड़ी इजीली क्या इवेपोरेट होना शुरू हो जाती हैं। डन बच्चों? मोर द विंड स्पीड मोर विल बी द एवेपोरेशन। चलिए लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 20, एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। देखो एक्सप्लेनेशन बिटवीन बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन, ये देखिए, ये रूम है, यहाँ पे कपड़े बिगड़े हुए हैं और ओपन स्पेस है। विच वन वुड ड्राई अप फास्टर? बताइए कौन सा ड्राई फास्टर होगा? चलिए देखते हैं। बिकॉज ऑफ विंड स्पीड, देखिए अब यहाँ पे बाहर देखिए, यहाँ पे विंड स्पीड नहीं है, यहाँ पे विंड स्पीड है। बिकॉज ऑफ विंड स्पीड, मोर द विंड स्पीड मोर विल द रेट ऑफ एवेपोरेशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा ना? कोई दिक्कत? साइज ऑफ द पडल गॉट reduced, साइज ऑफ द पडल गॉट reduced। देखिए ये तो रूम है, ये ओपन स्पेस है, फिर ये रेनी डे है, नेक्स्ट डे नो रेनफॉल। क्या बताना चाह रहे हो?
व्हाट हैपेंड टू द साइज ऑफ द पडल? ओके, साइज ऑफ द पडल, बेटा गड्ढे की साइज पूछ रहा है कि गड्ढे की साइज का क्या होगा। व्हाट हैपेंड टू द साइज ऑफ द पडल, है ना। साइज ऑफ द पडल गॉट reduced भाई, यस। तो आप जानते हैं बिकॉज इट इज द सरफेस एरिया एंड लेस द सरफेस एरिया लेस ऑफ द रेट ऑफ एवेपोरेशन। क्लियर हो गया? मतलब यहाँ जितना कम आपका सरफेस एरिया जो होगा कम होगा, लेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन, उसके एवेपोरेशन का रेट उतना क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो कि नहीं हुआ? हाँ। इसलिए जो बड़े गड्ढे होते हैं वो भरे ही रह जाते हैं और छोटे गड्ढे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। क्लियर? हाँ, बड़े गड्ढे में पानी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। बड़े गड्ढों में पानी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एवेपोरेशन होने में टाइम लगता है। ठीक है ना। देखिए मैं सरफेस एरिया, बड़े गड्ढे में पानी ज्यादा होना मतलब गहराई उसकी ज्यादा है, समझ गया ना। नहीं नहीं, गहराई की मैं बात कर रहा हूँ, अगर गहराई ज्यादा होगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। चलिए, व्हाई डू वी पोर हीट टी इन ए सॉसर? भाई मतलब वो प्याली में चाय क्यों पीते हो बच्चों? प्याली में ये देखो चाय डाल करके पीते हैं, क्यों? वही कारण है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा चाय का और हीट क्या होगी, रेडिएट हो जाएगी बाहर की ओर, मतलब एवेपोरेट हो जाएगी, है ना। मतलब मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एवेपोरेशन। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बन जाएगा ना। यस। तो इसलिए हम प्याली में चाय को डाल करके पीते हैं क्योंकि एवेपोरेशन हो जाए। नेक्स्ट, वेपराइजेशन चेंज। देखो एवेपोरेशन एक ऐसी फिनोमिनन है जो किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होती है, समझ गए ना। वो हर एक टेम्परेचर में होती है। नाउ व्हाट इज वेपराइजेशन? बेटा एवेपोरेशन टर्म केवल पानी के लिए है, किसके लिए है? और वेपराइजेशन सब के लिए है, समझ गए ना। अगर पानी की भाप बन के उड़े दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन, समझ में आ गया। बट और किसी की भाप बन के उड़े उसके लिए क्या रहेगा, वेपराइजेशन। समझ में आया? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, मतलब कोई भी लिक्विड है उसका गैस में बदलना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन दो प्रकार का मैंने बताई दी आपको। वेपराइजेशन में वेपर बनना, किसी चीज की वेपर बनने के दो तरीके हैं, तो बॉइलिंग से या एवेपोरेशन से। आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बॉइलिंग, बॉइलिंग एक्सटर्नल हीटिंग रिक्वायर्ड होती है बॉइलिंग में, बोलो ये सनो। आपको गैस वगैरह जलाना पड़ता है। एवेपोरेशन मैंने कहा अभी भी हो रहा है, तो एवेपोरेशन के लिए कोई एक्सटर्नल हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी भी मेरी बॉडी का पसीना सूख करके एवेपोरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इसमें कोई एक्सटर्नल मशीन की रिक्वायर्ड नहीं। बल्क फिनोमेना, बेटा ये एज अ होल देखने को मिलती है। मतलब जब आप किसी चीज को उबालोगे, किसी चीज की आप बॉइलिंग करोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम उबलेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर की चाय नहीं उबली और नीचे की चाय उबल गई, बोलो ऐसा नो। बट बात करते हैं एवेपोरेशन की। बेटा एवेपोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमेना है। कैसी फिनोमेना है? हाँ देखो, डज नॉट अकर ओनली ऑन द सरफेस, कौन? बॉइलिंग। मगर यहाँ पे क्या है, अकर्स ओनली एट द सरफेस। क्लियर? डिपेंड ऑन नंबर वन नेचर ऑफ लिक्विड, यहाँ पे भी नेचर ऑफ लिक्विड, हीट टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्लियर है? और यहाँ पे ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, किसके दे दिए बच्चों हमने एग्जाम्पल, बॉइलिंग के और एवेपोरेशन के। ठीक है ना। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एवेपोरेशन, एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, गिव रीजन ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। चलिए पढ़ते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम्स कोल्ड ड्यूरिंग समर? हाँ ये देखिए पहला क्वेश्चन कि इवेपोरेशन से रिलेटेड कि एक मटका जो होता है वो किस तरीके से ठंडा रहता है। तो बच्चों मटके के अंदर छोटे छोटे पोर हुए करते हैं, ये देखो मटका है और ये इसके अंदर का छोटा सा पोर दिखाई दे रहा है। द अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स इन इट्स वॉल्स। क्लियर? सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूअसली oozes out from these pores to outside the pot, मतलब थोड़ा सा पानी हर समय क्या होता है, इससे बाहर की ओर निकलता रहता है। समझ गए? देखो बेटा क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से ये पानी, एटमॉस्फेयर से ये पानी जो होगा एनर्जी लेगा, बोलो हाँ लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट। क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो ये देखो इसमें लिखा जाएगा। हाँ, दिस वाटर evaporates continuously and takes the latent heat required vaporization from the earthen pot। देखो एक्चुअली यहाँ पे ये कहो कि ज्यादातर एनर्जी बेटा ये अर्थन पॉट से लेता है। किससे लेता है?
अर्थन पॉट से। समझ में आ गया? ये ज्यादातर एनर्जी एटमॉस्फेयर से नहीं लेता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो जाता है। तो द वाटर एवेपोरेट कंटिन्यूअसली टेक द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइजेशन। वेपराइज होने के लिए ये लेटेंट हीट लेता है, किससे लेगा? अर्थन पॉट से। मतलब मटके से बोलेगा कि मुझे एनर्जी दो, तो मटका अगर सामने वाले को गर्मी देगा तो खुद में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सामने वाले को हीट देते हो तो आपके अंदर हीट का लॉस होता है। तो मटके के अंदर जब हीट का लॉस होगा तो मटका क्या हो जाएगा? ठंडा। क्लियर हो गया? एंड द रिमेनिंग वाटर लॉसेस हीट एंड गेट्स कूल्ड। क्लियर हो गया? और इस तरीके से मटका अपनी हीट दे देगा, और सामने वाला जो पानी मटके की सरफेस पे है वो क्या हो जाएगा? एस्केप कर जाएगा, वो भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाप। मगर मटके ने क्योंकि एनर्जी दी है बाहर वाली ड्रॉप्स को, समझ गए ना? तो मटका एनर्जी देने के कारण लो एनर्जी पे आ जाएगा और ठंडा पड़ जाएगा। इस तरीके से पानी ठंडा होता है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखा आपने, ये एवेपोरेट हुआ, ये बाहर निकल गया। क्लियर? यस। This water evaporates continuously and takes the latent heat of required for vaporization from the earthen pot, and the remaining water loses heat and gets cooled। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर जो पानी होता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि एनर्जी मटके की किसके पास जा चुकी है? वाटर वेपर के पास। अब मटका ठंडा हो चुका है। क्लियर? इस तरीके से उसके कांटेक्ट में आके पानी भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्लियर? यस। तो ये देखिए, What do you feel when spirit is applied to your hand? मैंने बताया बेटा स्प्रिट के साथ भी सेम केस होता है। स्प्रिट अप्लाइड द रीजन एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट। आपकी स्किन से क्या करता है स्प्रिट? आपके लेटेंट स्क्रीन से आपकी स्किन से हीट ले लेता है। कौन? स्प्रिट। समझ गया ना? और स्किन से हीट लेकर के वो मॉलिक्यूल जो होते हैं अल्कोहल के, स्प्रिट के, क्या उड़ जाते हैं? क्या हो जाते हैं? अब आपकी बॉडी से हीट चली गई उसके पास, तो आपकी बॉडी का वो एरिया ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसके कारण आपको क्या दिखाई लगाता है? वो ठंडा लगता है। क्लियर हो गया? ये देखिए, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर? ये भी आपने देखा होगा कोल्ड वाटर। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा कि कोल्ड वाटर के बाहर, ये देखिए, इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन। इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन। कोल्ड वाटर के बाहर, ये वेपरेशन नहीं है, याद रखना, ये कंडेंसेशन है। बेटा कोल्ड जो बॉटल है हमारी, बॉटल के बाहर भी हमारे वाटर वेपर है कि नहीं है? बताइए। वाटर वेपर है ना? अब वो वाटर वेपर क्या हो जाती हैं जैसे ही ठंडे इन्वायरमेंट में आती हैं? इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड स्पेस सरफेस ऑफ द बॉटल, ये सुनो, एंड हेड्स गेट कंडेंस्ड इनटू द लिक्विड। जैसे ही बॉटल के टच में आएंगी मेरे बच्चों, जैसे ही बॉटल के टच में, अब बॉटल ठंडी है, तो जैसे ही वाटर वेपर बेटा बॉटल के टच में आएगी तो क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी। मतलब पानी की बूंद बना देगी, नहीं बना देगी? तो इसलिए बहुत सारी पानी की बूंद बन जाती इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द बॉटल एंड हेंस गेट कंडेंस्ड इनटू द लिक्विड। हेंस वी सी वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉटल। इसलिए हम वाटर देखते हैं। क्लियर हो गया? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर? हमको गर्मी के समय में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि बेटा गर्मी के समय में हम बहुत ज्यादा प्रेस्पायर यानी पसीना छोड़ते हैं। बोलो ये सुनो। अगर आप जो होगा ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल, और गर्मी के समय में हमको प्रेस्पायर होना पड़ता है, पसीना छोड़ते हैं, जो कि हमको कूल रखता है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर, कॉटन जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब भाई एब्जॉर्ब तो कर लिया, मगर वो पानी जाएगा कहाँ? वो पानी सूख उड़ जाएगा, पानी भाप बन जाएगा। समझ गए ना? तो वो जो पानी एब्जॉर्ब करता है वो बेटा एक्सपोज होता है आउटसाइड क्लाइमेट में। बोलो हाँ। तो आउटसाइड क्लाइमेट से वो हीट एब्जॉर्ब करके पसीने का पानी कहाँ चला जाता है? एवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? Evaporate. During summer, we perspire more due to the mechanism of our body, which keeps us cool. Cotton, being a good absorber of the water, help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Yes, ये देखिए, तो इस तरीके से कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। सो बच्चों थैंक यू, ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि सर गैस को हमको किसी को लिक्विफाई करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? तो बच्चों याद रखिए कि गैस को लिक्विफाई करने की दो कंडीशंस है। नंबर वन, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, और दूसरा है लो टेम्परेचर। दूसरी क्या है? लो टेम्परेचर। अब इनका कारण क्या है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो बेटा ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर में आप पिस्टन से, चलो प्रेशर तो आपने लगा दिया, गैस को आपने यहाँ पे ठूस ठूस के भर दिया। बोलो ऐसा नो। अब बेटा इनके अंदर वाइब्रेटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा। तो इनको बेटा वाइब्रेटिंग एनर्जी के, इनके वाइब्रेशंस कम करने पड़ेंगे, और इनके वाइब्रेशंस तब कम होंगे जब इनकी एनर्जी आप निकालोगे। और एनर्जी निकालने को ही क्या कहते हैं? कूलिंग। क्या कहते हैं? तो जब आप इनकी एनर्जी निकाल लोगे इनके अंदर से, तो दैट इज कॉल्ड क्या? कूलिंग। और कूलिंग मतलब लो टेम्परेचर।
कूलिंग मतलब लो टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे अपनी एनर्जी देके थोड़े शांत हो जाएंगे। शांति शांति, आराम से बैठो बच्चों। और जैसे ये शांत होंगे और इनको फिर प्रेशराइज करके और करीब लाओगे तो ये क्या बन जाएंगे? लिक्विड। क्या बन जाएंगे? लिक्विड। समझ में आ गया? मतलब पहले गैसेस स्टेट में थे तो एक दूसरे से बहुत दूर थे, बट जैसे ही एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे आए जो लिक्विड के लिए है, वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे। बोलो ठीक है ना? बट लिक्विड बनने के लिए उनका रुकना तो जरूरी है ना। ये थोड़ी ना कि ये यहाँ कूद रहा है यहाँ कूद रहा है तो लिक्विड बनेगा। नो, इसको पहले थमना पड़ेगा एक जगह। तो फिर क्या देंगे अपन? इनको अपन शांति का इंजेक्शन देंगे। शांति का इंजेक्शन मतलब लो टेम्परेचर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया बच्चों सबको? आपको ही क्लियर है? चलिए डन।